विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौर करियर पॉइंट में बच्चों आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। बच्चों एग्ज़ाम की दृष्टि से आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारे पास में कक्षा 10 का जो अंशाल्व है बच्चों, यदि हम लोग अब मैक्सिमम स्कूलों में बच्चों क्या है, सिलेबस खत्म हो चुका है। बच्चों सिलेबस को खत्म करने के बाद में हम लोग अपनी तैयारी को इस प्रकार अंजाम देते हैं कि बच्चों बिना एक्सरसाइज़ के 10th को फोड़ना तो लगभग इम्पॉसिबल ही है। जो विद्यार्थी यदि अंशाल्व नहीं लगाता है या तो प्रश्नावली नहीं हल करता है, तो अपनी लाइफ में सोचो अच्छे तरीके से 10 की परीक्षा को पास कर लेना, तो एवरेज मार्क्स ही उसके आने वाले हैं बच्चों। अगर अंसाल्व या प्रश्नावली से तैयारी नहीं की जाती है, तो वो मेरी नज़र में तैयारी किसी प्रकार की बच्चों तैयारी नहीं होती है। मैं बार-बार यही कहता हूँ, जिस चीज़ को आप लोग पढ़ लो, उसके बारे में बहुत सारी एक्सरसाइज़ लगाओ और बहुत सारा क्वेश्चन लगाओ बच्चों। थंबनेल को देख कर के आप लोग जान गए होंगे कि आज हम लोग बच्चों बात कर रहे हैं कि हमारे पास में जो अंसाल्व हैं, ये अंसाल्व आप लोग देख पा रहे हो कि कक्षा 10 का अंसाल्व है बच्चों। और आपके पास में जो अंसाल्व दिया गया है, इसी अंसाल्व को हम लोग पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। यदि यकीन मानो आप लोग इस अंसाल्व को पूरे तरीके से लगा लेते हो, तो आपके पास में जो 70 नंबर है ना, उसमें से या बच्चा आप लोगों को 68 नहीं आएगा। प्रैक्टिकल यदि आप लोग पूरी तरीके से एफर्ट करते हो, लगा लेते हो पूरा का प्रैक्टिकल में आपको पूरे मार्क्स दिए जाते हैं, तो 100 में 100 आप लोगों की गारंटी है। ठीक है? केवल केवल इस बुक से जैसे बता दिया जाता है ना कि सर एग्जाम के पहले हमको बता दीजिए कि कौन सा सर क्वेश्चन आएगा। अगर सर आप क्वेश्चन बता दे रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। मैं कह रहा हूँ केवल इस किताब को पढ़ लो बस। आज तक जितना भी पढ़े हो सब भूल जाओ, केवल इस किताब को पढ़ लो। इसमें जितना क्वेश्चन दिया गया बच्चे इसको पढ़ लो, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है। एक्सरसाइज जबरदस्त सॉल्व कर लो बस बच्चों। इसकी एक्सरसाइज की अलग सी नोट्स बनाते चलना, उस अलग सी नोट्स को फॉलो जरूर करना कि सारे प्रश्न उसमें से आप लोगों को आते रहें। पहले एक प्रश्नावली करेंगे बाबू कम समझ में आएगा, दूसर की करेंगे कम समझ में आएगा, तीसर की करेंगे और थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा। 5 प्रश्नावली के बाद में उत्तर आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आने लगेगा। मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि इसका 5 सेट सॉल्व कर लेते हैं तो सोच लो। तो इसका मतलब पहले एक दिन में ही नहीं आ जाएगा। बहुत सारे प्रश्न समझ में आएँगे, बहुत सारे प्रश्न हो सकता है कि आप लोगों को ना समझ में आए। जब मैं बताऊँगा तब वो समझ में आएगा आप लोगों के। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 2024 का जो हमारे पास में सेट है, इसी को हम लोग सॉल्व करके चलते हैं। आप लोग देखो पहले 1 मिनट के लिए मैं थोड़ा वीडियो को स्टॉप लेना चाहूँगा और उधर ही मैं इसको क्या करूँगा सॉल्व करूँगा। 1 मिनट के लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलिए बच्चों, आप लोगों को स्क्रीन पर इस साइड में आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है कि हमारे पास में क्या दिया है। बच्चों पहले सेट को समझो आप लोग। सेट नंबर 1 आप लोगों को ऊपर कॉर्नर में देखो दिया है और इसमें जो सेट नंबर है 824 का आई और जे दिया है। बच्चों आप लोगों को 3 घंटे 15 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा और इसमें कहा है कि पूर्णांक कितने का होगा, 70 का होगा। इसमें कहा है कि 15 मिनट आपको प्रश्न पढ़ने के लिए दिया जाता है और निर्देश दिया गया है कि प्रश्न पत्र के 2 खंड आ और बा हैं में विभाजित किया गया है। मतलब पूरा खंड कितना है, आ है और क्या है, बा है। जो इसमें खंड आ तथा बा है, इसके 3-3 उपभाग 1, 2 और 3 बनाए गए हैं। कह रहा है कि प्रश्न पत्र के खंड आ में केवल बहुविकल्पी प्रश्न रखे गए हैं। ठीक है, जिसमें से सही विकल्प का हमें क्या करना है, चयन करना है। अब बाबू इसमें जो बहुविकल्पी प्रश्न आप लोगों के पास में आएगा बच्चों, इसमें टोटल जो बहुविकल्पी प्रश्न आपके पास में आएंगे, यहाँ से आपको देखने पर मिलेगा कि टोटल हमारे पास में 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि बहुविकल्पीय होंगे। साइड में सारी चीजें आप लोगों को दिखती जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को 13 नंबर तक का क्वेश्चन जो रहेगा वो फिजिक्स और केमिस्ट्री से रहेगा। उसके बाद में 14 से लेकर के 20 तक के जितने क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन कितने होंगे हमारे पास में, बायोलॉजी के क्वेश्चन होंगे। तो सारी चीजों को लगाओ और आपके पास में बच्चों OMR सीट आपको दी जाएगी। OMR सीट कैसे रहेगी सर, एक बार अगर दिखा देते तो ज्यादा अच्छी बात रहती। हमने कहा देख लो आपको OMR सीट दिखाई दे रही है ना, इसी प्रकार की OMR सीट आपको प्रश्न पत्र में बच्चों क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। ठीक है, तो इस सीट को आप लोग देख लेना। चलो बच्चों, हम लोग पहले बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व करते हैं कि खंड आ में जो बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं इसको हमें कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग वहां से देख करके चलो कि क्वेश्चन नंबर 1 हमको क्या कह रहा है। पहले हम लोग यहाँ से देख करके चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों हमको क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं
कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा कैसा बन करके चलता है। अच्छा हमको आप लोग ये बताओ, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बन करके जाता है। ये हमने कहा कि हमारे पास में क्या होगा, उत्तल दर्पण होता है। ये हमने मान लिया कि हमारे पास में क्या होगा, उत्तल दर्पण होता है। ये बच्चों बताओ यहाँ से उत्तल दर्पण होगा, ये दर्पण का क्या होगा, फोकस होगा, ये इसका वक्रता केंद्र होगा और यहीं पर हमारे पास में कोई वस्तु रखी होगी। जब वस्तु हमारे पास में अनंत होगी तो बताओ इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बन करके जाएगा। अगर कहा है कि वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में रख देते हैं तो भी प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, यहाँ पर बन के जाएगा। तो उत्तल दर्पण में या तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, या तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा। उत्तल दर्पण की कंडीशन याद कर लेना कि उत्तल दर्पण में जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो बच्चों हमेशा कैसा बनता है, हर स्थिति में उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा प्रतिबिंब हमेशा बनता है। एक बात बोलो, याद आ गई बच्चों। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, सीधा प्रतिबिंब हमेशा बनता है। कहे सर एक बात तो हमने समझ लिया कि उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब सीधा होगा। देखो वस्तु हमारे पास में बड़ी है लेकिन प्रतिबिंब क्या है, छोटा है। तो वस्तु अगर बड़ी होगी तो प्रतिबिंब हमेशा इसमें जो बनेगा कैसा बनेगा, छोटा प्रतिबिंब बनता है। चलो ठीक है, ये भी है, सीधा बना और छोटा प्रतिबिंब बना। अगर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब कभी भी बनता है तो वह बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है हमेशा कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। और बनने वाला जो हमारे पास में प्रतिबिंब होगा कहां पर होगा, एफ व पी के बीच। कहां पर बनेगा, एफ और पी के बीच में प्रतिबिंब बन करके जाएगा। क्योंकि फोकस पर बनेगा या तो फोकस और ध्रुव के बीच में प्रतिबिंब बनेगा, कभी फोकस के इधर जाकर के वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। तो प्यारे बच्चों इसको अच्छे तरीके से ये देख करके चलो, जो हमारे पास में उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बन रहा है वो कहां पर बन रहा है, ऑप्शन देख करके चलते हैं। बच्चों हमेशा सही का चुनाव मत करो, पहले देखो क्या क्या गलत हो सकता है। ऑप्शन नंबर यहां पर आप लोग एक देख करके चलो, कह रहा है कि वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में। क्या एक भी प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बना है, नहीं। तो आपका विकल्प नंबर एक जो दिया है क्या दिया है, गलत दिया गया है। और दूसरा नंबर जो यहाँ से विकल्प हमको दिया गया है बी कह रहा है वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में। वक्रता केंद्र यहाँ पर है, अनंत यहाँ पर है, तो कह रहा है कि इसके बीच में तो वस्तु और प्रतिबिंब दोनों रखे गए हैं, प्रतिबिंब की केवल कहाँ बात आई। तो ऑप्शन नंबर दो भी क्या है बच्चों, गलत है। और तीसरा कह रहा है ध्रुव और फोकस के बीच में, क्या बोल रहा है, ध्रुव और फोकस के बीच में। ये ध्रुव और फोकस के बीच में प्रतिबिंब बनता है। तीसरा ऑप्शन बच्चों इसमें क्या है, सही है। चौथा छूने की हमें जरूरत ही नहीं है, लेकिन हम देख लेते हैं कि चौथा सही है कि नहीं। कह रहा है कि कहीं भी बन सकता है, वह वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। क्या वक्रता केंद्र पर कभी बन सकता है, नहीं सर कभी नहीं बन सकता है। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में नहीं बन सकता है कभी भी। तो इसका जो प्रतिबिंब हमेशा बन करके जाएगा कहां पर बनेगा, फोकस और ध्रुव के बीच में। चौथा नंबर क्वेश्चन भी हमारे पास में क्या है, गलत है, गलत है। थर्ड इज द राइट आंसर। तीसरा आंसर जो हमारे पास में दिया है बच्चों, ये वाला आंसर क्या है, सही है। ये तो हमारे पास में इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग ये समझते हैं कि उत्तल दर्पण से कुछ जरूरी प्रश्न हमारे पास में क्या करेगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब यहाँ से जरूरी प्रश्न देख करके चलते हैं कि हमारे पास में इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या हो सकता है। इधर आपको अगर दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ से मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। इसमें इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि उत्तल दर्पण में कभी आप लोगों से पूछ के चलेगा कि जो उत्तल दर्पण होता है, ये उत्तल दर्पण हमेशा क्या होगा, उत्तल दर्पण में जो कोई वस्तु होती है इसमें वस्तु की दूरी, फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध क्या होगा। उत्तल दर्पण में u का मान हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। f का मान हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। u का मान माइनस होगा, f का मान प्लस होगा, v का मान भी क्या होता है, प्लस होता है। कभी अगर आप लोगों से पूछ ले तो वस्तु की दूरी अकेले माइनस में होती है, बाकी चीजें इसमें क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। और उत्तल दर्पण में वस्तु कितनी भी बड़ी क्यों न रहे, उसका प्रतिबिंब हमेशा बच्चों कैसा बनता है, उसका प्रतिबिंब अत्यंत छोटा बनता है डियर। हमेशा उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। इसका जो उपयोग किया जाता है कहाँ पर किया जाता है, वाहनों में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पर किया जाएगा, वाहन में किया जाता है। जैसे कि गाड़ी मोटर होता है, पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। तो उत्तल दर्पण की ये प्रयोग हमारे पास में हो जाता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। दर्पण के पीछे जो पेंट लगा होता है इसे हम लोग कहते हैं आयरन ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसे? यहां से आयरन ऑक्साइड कहा जाता है। तो दर्पण के पीछे लगने वाले जो हमारे पास में क्या होता है पॉलिश है, ये आयरन ऑक्साइड की होती है। इसके ऊपर जो पॉलिश की जाती है पारा की पॉलिश भी किया जाता है। इसे कहीं कहीं पर कहते हैं कि कलई किया गया है। क्या किया गया है? कलई किया जाता है। तो ये है हमारे पास में उत्तल दर्पण से प्रश्न। इतने सारे प्रश्न हमारे पास में उत्तल दर्पण से बन सकते हैं। ठीक है। अब हमको आप लोग एक ये बताओ कि उत्तल दर्पण में जो ध्रुव होता है वो दर्पण के हमेशा कहाँ पर होता है? बीचों बीच में होता है। क्या होगा? दर्पण के बीचों बीच में उत्तल दर्पण का हमेशा क्या होगा? ध्रुव होगा। ये बच्चों हमारे पास में क्या है? ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन है और इसमें आप लोगों को मैंने आंसर दे दिया है। अब चलते हैं विकल्प नंबर 2 की साइड में कि हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 हमको क्या दे रहा है। अब दूसरा का क्वेश्चन हम लोग जल्दी फटाक से पढ़ लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में क्या दे करके चल रहा है। आप लोग जल्दी क्वेश्चन देखते रहो। दूसरा वाला आप लोगों को क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है बच्चों कि दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर क्या दिया गया है। देखो इसमें कह रहा है आप लोगों को जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। इस क्रिया को आप क्या नाम दोगे? वह अभिलंब से दूर क्यों हट रही है? इसको हमें पहले ये बता दीजिए कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। पहले क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में समझो। आपको जो मैं लिख रहा हूँ वो बोर्ड पर दिखाई दे रहा है कि नहीं? 2 वाला 2 कहीं ज्यादा किनारे तो नहीं लिख दिया? चलिए उस्ताद सही है, एकदम बढ़िया लिखा जा रहा है। 2 वाला कह रहा है कि माना कोई हमारे पास में बच्चों पार्टी माध्यम 1 है। अब यहाँ से माध्यम हमने 1 बना दिया, ये हमारे पास में क्या होगा? अभिलंब होगा। ठीक है। कह रहा है कि प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कोई हमारे पास में माध्यम 1 होगा, ये माध्यम हमारे पास में 2 है। ये कह रहा है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो ये कह रहा है कि अभिलंब से दूर हट जाती है। तो हमको आप ये बताओ अभिलंब से दूर क्यों हटी? तो इसका मतलब टीचर हम लोगों को पढ़ाए हैं ना कि इसका मतलब ऊपर वाला माध्यम क्या होगा बच्चों? विरल होगा और नीचे सॉरी ऊपर वाला माध्यम हमारे पास में क्या होगा? सघन होगा और नीचे वाला जो हमारे पास में माध्यम है वो कैसा है? विरल है। तो नीचे वाला अगर माध्यम क्या होगा बच्चों? ये को हम नीचे वाला माध्यम क्या है? विरल है। तो जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इसका मतलब ये विरल में आई है ना, तो विरल में आई है तो अभिलंब से दूर हट गई है। अभिलंब से दूर हटने का मतलब ये है कि आने वाली किरण जो पहला माध्यम है वो सघन है और जो दूसरा माध्यम है वो क्या है? विरल है। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि हमारे पास में क्या है ये। ठीक है, क्वेश्चन को हमने बच्चों पढ़ लिया। अब पहले विकल्प देख लेते हैं कि क्या है। विकल्प ए में हमको क्या दिया है? कह रहा है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। क्या बोल रहा है? कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। कहें बस वेरी गुड, हो गया, आंसर मिल गया हमको। ये तो सही है कि सघन माध्यम से किस में जा रही है? विरल माध्यम में जा रही है। प्रकाश की किरण जा रही है बच्चों। कहें सर ठीक है, इसका मतलब विरल माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हटती है और सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसके लिए मैंने तरीका आप लोगों को क्या बताया था? याद करो, मैंने चैप्टर पढ़ा दिया है झांसा दुबे। क्या बताया था? झा का मतलब क्या होता है? झुकती है। सा का मतलब किसमें? सघन में। दू का मतलब क्या होगा? दूर भागती है। किसमें? विरल में दूर भागती है। तो झांसा दुबे याद रखेंगे। क्या होगा? सघन में झुकती है, विरल में दूर जाती है। अभिलंब से दूर गई मतलब क्या होगा? विरल होगा। ठीक है। सेकंड वाला ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें क्या होगा? क्यों नहीं होगा? वो कह रहा है कि विरल से सघन में जाते। क्या सरकार क्या बेवकूफ हमको बना रहे हैं? अगर सघन में जाती, विरल ऊपर होता, सघन नीचे होता तो झुक जाती। सेकंड आंसर तो होगा ही नहीं। अब थर्ड वाला कह रहा है कि कम अपवर्तनांक वाले अधिक से अब अधिक अपवर्तनांक वाले में जा रहा है। इसको आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। कह रहा है कि एक माध्यम का अपवर्तनांक कम है, दूसरा के अपवर्तनांक तो तब निकलता ना जब दो माध्यमों की तुलना की जाती। हमको कैसे पता कि ऊपर का अपवर्तनांक कम है? पारदर्शी माध्यम से अपारदर्शी माध्यम में जाती है। अपारदर्शी माध्यम में किरण कभी चल पाती है? नहीं चल पाती है। तो तीसरा का भी आंसर यहाँ से क्या है? गलत है विकल्प। और चौथा विकल्प भी क्या है? गलत है।
फर्स्ट वाला ओनली ऑप्शन हमारे पास में सही एकदम प्रूफ हो रहा है। अब चलते हैं इसके अंदर का कुछ पोस्टमार्टम कर लेते हैं कि पोस्टमार्टम करने के बाद में क्या मिलता है। अच्छा, ये हमारे पास में जो तल है इसे कहते हैं पृथककारी तल। क्या कहते हैं बच्चों? दो माध्यमों को अलग करने वाले तल को पृथककारी तल कहते हैं। ये जो रेखा है बच्चों हमारे पास में क्या होती है? अभिलंब होता है। ये वाली जो हमारे पास में किरण होती है, इस किरण को प्यारे बच्चों आपतित किरण बोलते हैं, और इस वाली किरण को हम लोग बोलते हैं अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? इसे बोलेंगे अपवर्तित किरण कहा जाता है। अच्छा, ये आपतन कोण यहाँ पर बन करके जाएगा। ये वाला जो हमारे पास में कोण बनेगा इसे सरकार हम लोग क्या बोल करके चलेंगे? आपतन कोण बोलेंगे। और यहाँ पर जो हमारे पास में कोण बन करके जाएगा इसे हम लोग बोलेंगे अपवर्तन कोण। क्या बोल करके चलेंगे? इसे हम लोग ये बोलेंगे कि अपवर्तन कोण है साहब। और ये कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, केवल ये क्या होगा? अपवर्तन कोण हमको दिखाई दे रहा है। अच्छा, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाती है तो सघन का मतलब बहुत गाढ़ा माध्यम होता है, भारी माध्यम। तो इस माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है वो प्रकाश की चाल कम होती है, और विरल माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है वो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल बहुत ज्यादा होती है। तो पूछ सकता है आपसे कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है? तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? कम होती है। ठीक है। अगर कभी आप लोगों से अपवर्तनांक बराबर फार्मूला पूछ लेगा कि अपवर्तनांक बराबर फार्मूला हमारे पास में क्या होगा, जैसे 1n2 आपको दे दे तो n2 अपान क्या होगा? n1। ऐसे हम लोग फार्मूलाज वगैरह लिख करके चलते हैं, कभी भी अगर हम लोगों से दे देगा तो। ठीक है, ये हम लोग ऐसा निकाल के चलेंगे। बाकी और इसमें कोई कहानी किस्सा हमारे पास में नहीं आने वाला है। चलो एक बात हमारे पास में और यहाँ से समझ में आ जाएगी कि अपवर्तन होता क्यों है। तो हमने कहा कि प्रकाश की चमक को बढ़ाने के लिए, क्या करने के लिए? अपवर्तन की घटना में प्रकाश ज्यादा चमकता है, प्रकाश की चमक बढ़ जाती है। तो जहां जहां अपवर्तन होगा वहां पर प्रकाश की चमक बढ़ जाएगी, जहां जहां अपवर्तन होगा वहां पर प्रकाश की चमक घट जाएगी। तो अपवर्तन दोनों रूप में होता है, कहीं पर प्रकाश की चमक घट जाती है, कहीं पर प्रकाश की चमक बढ़ जाती है। जैसे हमने कहा कि आप लोग देखे होंगे, जैसे कि जब आप लोग धूप छांव वाला चश्मा लगा लेते हो ना तो आपको थोड़ा सा डिम दिखता है, लाइटें थोड़ा सा कम दिखने लगती हैं। किस घटना के कारण? अपवर्तन की घटना के कारण। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग ये क्वेश्चन हमारे पास में हो गया। अब बच्चों हम लोग देख के चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में क्या होगा। 3 को जल्दी से आप लोग देखते चलो कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। देखो बच्चों ध्यान से। अब बच्चों देखो, अगर अच्छा खासा स्कोर करना है तो प्रैक्टिस सेट आपको जरूर लगाना पड़ेगा। अब यही मत देखो कि एक ही विकल्प उसमें क्यों दिया गया है, चार के चारों विकल्प क्यों उसमें आए हुए हैं, चारों को सॉल्व करो। हो सकता है जो चार विकल्प हैं एक सही हो गया तो तीन गलत होगा, ये तीनों विकल्प कहीं अगले में पूछ सकता है, तो उसका डाउट यहीं पर हम लोग क्लियर किए रहेंगे। अब देखो तीसरा वाला क्वेश्चन कर रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। कितना है? एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हमको दिखाई दे रही है। कहें सर ठीक है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर जाकर के बनेगा? तो हमने कहा जब वो क्या होगा, उत्तल लेंस होता है तो उत्तल लेंस में वस्तु की दूरी हमारे पास में क्या होगी? माइनस होती है। इसमें प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? प्लस में होती है। और इसमें जो फोकस दूरी आएगा ये भी आपके पास में क्या दे देगा? माइनस दे देगा। इसमें कह रहा है कि बताइए कि इसका प्रतिबिंब हमारे पास में कहाँ पर जा करके बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा। तो हमने कहा कि अगर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर ही इस वस्तु का जाकर के क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। अच्छा आप लोग देखो 3 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों ने ये देखा होगा कि 1 अपान एफ बराबर 1 अपान वी माइनस 1 अपान क्या होगा? यू। और क्वेश्चनवा में आपको दे करके रख रहा है कि एफ बराबर कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। एफ बराबर हम लोग रख लेंगे 15 और ये के बराबर रख लेंगे वी बराबर, तो ज्ञात ही करना है। अब माइनस वस्तु की दूरी कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर, तो ए का हम लोग रख लेंगे -30, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस,
और प्लस को हम लोग इधर भेज देंगे। तो यहाँ से 1/v बराबर 1 कितना होगा 15 माइनस 1 क्या होगा 30। तो 1/v बराबर कितना निकल के आया लासा 30, 15 दूनी 30, कन्नम कितना होगा 30, 1 कितना आया सरकार 30। तो v बराबर कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर प्लस में आया है तो प्रतिबिंब जो बनेगा वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनेगा। और उत्तल जब लेंस है, लेंस में हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? लेंस में प्रतिबिंब जो बनेगा उल्टा बनता है। अगर फोकस पर है तो फोकस पर जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के कैसा बन के जाएगा बराबर बन जाता है। तो इसमें देखो कौन सा आंसर हमारे पास में दे रहा है। पहला हमारे पास में आंसर कितना आया 30 सेंटीमीटर। तो नीचे देखो जो तीसरा और चौथा विकल्प दिया है 15-15 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमने कहा कि ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन कितना होगा सी होगा, ऑप्शन डी होगा। देखो डी वाला देखो यहाँ से बाबू 15 दिया है, हमारे आंसर से मैच नहीं कर रहा है, गलत हो गया। सी वाला देखो बाबू 15 दिया है, मैच नहीं कर रहा है, गलत हो गया। तो या तो ए हो सकता है या तो बी, दो तो पहले में गलत हो गए। सारी चीजों को लगाने से क्या मतलब है। अब 30-30 सेंटीमीटर दिया है, देखो इसका मतलब कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर वस्तु के दूसरी ओर प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु के आकार का मतलब वस्तु के बराबर बनेगा। और कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर वस्तु की ओर बनेगा। तो कभी अगर आप लोग लेंस रखते हो, यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं चित्र इसका। अगर कह रहा है कभी लेंस रखोगे तो यहाँ पर प्रतिबिंब होगा तो यहीं पर इसका बन करके जाएगा ना। इधर हमारे पास में वस्तु है, इधर क्या है प्रतिबिंब है, तो वस्तु के दूसरी ओर प्रतिबिंब बना है। तो हमने कहा कि यहाँ से जो आंसर हमारे पास में आ रहा है सेकंड वाला आंसर सही होगा, थर्ड फर्स्ट वाला आंसर क्या होगा गलत होगा। अच्छा सर फर्स्ट वाला क्यों गलत कर दिया? वास्तविक आया, इसका मतलब दूसरी ओर बना है। तो कैसा है ये, लेंस में हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब ही बनता है। एक कंडीशन होती है जब अवतल में आभासी बन जाता है। इसमें कह रहा है कि उल्टा बना है सही है, लेकिन कह रहा है कि वस्तु के आकार का नहीं, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बन करके जाता है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन इसमें क्या है सही है। अब तीसरे वाले को हम लोग लगा करके चलते हैं कि बताइए हमारे पास में क्या आंसर जाएगा। ध्यान से समझ करके चलना कि हमारे पास में यहाँ से क्या होगा, क्या आंसर हमारे पास में जा रहा है। चलिए बाबू अब हम लोग आगे देख करके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा हमारे पास में चल रहा है। पेज को पलट लेता है हम और ध्यान से लगा करके चलते हैं कि चौथा क्वेश्चन हमारे पास में क्या कह रहा है। बाबू एक सेट में अगर देंगे तो बहुत बड़ा पड़ जाएगा, इसलिए इसका 2 वीडियो लेक्चर बनेगा, एक बहुविकल्पी बनेगा, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग बन जाएंगे। चलिए कह रहा है कि जब श्वेत प्रकाश की किरण, क्वेश्चन देखो कह रहा है कि बाबू इसमें जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग क्या होगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना, बहुत ज्यादा जरूरी होगा आपके लिए। पहला देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 4 होगा। कह रहा है कि कोई एक हमारे पास में क्या होगा प्रिज्म होगा। यहां से मैंने प्रिज्म बना लिया। ये आप लोग जानते हो कि इस वाले पॉइंट को प्रिज्म का आधार कहा जाएगा। यहां से प्रकाश हमारे पास में गुजरा तो कुछ प्रकाश ज्यादा मुड़ जाता है, कुछ कम मुड़ेगा, कुछ कम मुड़ेगा, ये और कम मुड़ेगा, ये और कम मुड़ेगा, ये और कम मुड़ेगा, ये हमारे पास में ऐसा चला जाएगा। एक ही मतलब यहाँ पर एक प्रकाश आता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं बैगनी, और ऊपर एक प्रकाश होता है जिसे कहा जाता है लाल कहा जाता है। और यहाँ पर जो प्रकाश होता है एका हम लोग बोलते हैं जामुनी, एका जो बोला जाता है एका बोला जाता है आसमानी। और क्या क्या होगा, इसको जो बोला जाता है क्या बोलते हैं हरा, इसको जो बोला जाता है पीला, एका जो बोलते हैं नारंगी। ये प्रकाश का हमारे पास में क्रम है। तो आधार के पास कौन सा है, बैगनी रंग वाला आधार के पास है। आधार से दूर कौन सा है, लाल रंग का प्रकाश आधार से दूर होता है। तो जब प्रकाश का प्रिज्म से 7 रंगों में बांटा जाता है प्रकाश को, तो इसमें सबसे ज्यादा दूर कौन प्रकाश होता है, लाल रंग का प्रकाश सबसे ज्यादा दूर होता है। और बैगनी रंग का प्रकाश सबसे क्या होता है पास होता है, नजदीक होता है। और ये वाला प्रकाश क्या होता है दूर होता है। ऑप्शन देख लेते हैं भैया हमारे पास में क्या दे रहा है।
ऑप्शन नंबर 1 हमको दे रहा है यहाँ से लाल। ऑप्शन नंबर हमको 2 दे रहा है बच्चों कौन सा, पीला। ऑप्शन नंबर जो 3 दे रहा है वो कौन सा दे रहा है, नीला। ऑप्शन नंबर जो 4 दे रहा है वो कौन सा दे रहा है, बैगनी। और मैक्सिमम बच्चे जो मारते हैं वो बैगनी ही मार देते हैं। अच्छा बताओ, बैगनी तो सबसे समीप है ना, तो बैगनी तो होगा नहीं, क्योंकि आधार के नजदीक है। पीला वाला देखो, नीला कहाँ पे, नीला बीच में रखा हुआ है, नहीं मिला। आह पिनाला, देखो जो यहाँ से आप लोग बैजा, कितना हो रहा है, 4 3 7 ना, इसे बैनी आह पिनाला कहा जाता है। ये जो यहाँ से बैगनी लिखा है मैंने, ठीक है, एक के ऊपर जामुनी जो है, ये दरअसल नीला जामुनी है, तो इसलिए ये नीला बीच में है। पीला भी देखो बीच में है। सबसे दूर कौन सा है, लाल वाला। अगर इसमें और इसमें किसी बीच में दे देता तो ऊपर वाला क्या होता, दूर, नीचे वाला क्या होता, नजदीक होता। अगर इसमें क्रम आगे पीछे करे तो यही क्रम होगा, जो ऊपर है वो दूर है, जो नीचे है वो आधार के क्या है, ज्यादा समीप है। चलिए, तो इसका फर्स्ट वाला आंसर सही है, बाकी सारे आंसर्स क्या हैं, गलत हैं। अच्छा, जो प्रिज्म होता है ये हमारे पास में क्या होगा, प्रिज्म अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन ये जो हमारे पास में प्रिज्म है ये कैसा प्रिज्म है, त्रिकोणीय प्रिज्म हम लोगों को दे करके चल रहा है कि ये जो प्रिज्म होगा त्रिकोणीय होगा। प्रकाश का श्वेत प्रकाश जब 7 रंगों में बट जाता है, इस घटना को बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। क्या बोला जाता है, इस घटना को बोला जाता है वर्ण विक्षेपण बोला जाता है। इसमें लाल रंग क्या होता है, ज्यादा दूर से दिखाई देता है, और बैगनी रंग क्या होता है, ज्यादा नजदीक से दिखाई देता है। इसलिए कभी कभी जो राडार होता है वो हमेशा लाल रंग से बनाए जाते हैं, क्योंकि इसमें लेजर लाइट होती है, वो बहुत दूर तक जा करके गमन करती है, लेकिन बैगनी इतना दूर नहीं जा पाता है। क्यों, क्योंकि इसके चलने की क्षमता ही क्या है, कम है, ये बहुत दूर से नहीं दिखाई दे पाता है। अब हमने कहा आंखों को जो ठंडक प्रदान करने वाला प्रकाश होता है वो हरा होता है। कैसा प्रकाश होगा, हरा। पीला प्रकाश जो होता है वो बल्ब में डाला होता है, किसमें, बल्ब में डाला गया होता है, इसलिए इसे क्या करते हैं, सोडियम लैंप भी कहा जाता है। जो रोड के किनारे लैंप लगा होता है उसे सोडियम लैंप कहते हैं। ये पीला प्रकाश कोहरे में देखने की क्षमता ज्यादा दर्शाता है। ज्यादा देखो, आज के बल्ब क्या हो गए हैं, व्हाइट आ रहे हैं, लेकिन दोपहिया में जो लाइट है वो पीली लाइट ही निकलती है कि नहीं। पीली लाइट इसलिए निकलती है क्योंकि दोपहिया कोहरा में चलता है। बाइक वगैरह जितना होती है, गाड़ी मोटर वगैरह कोहरा में चलती है, तो कोहरा में ज्यादा दूरी तक जाना चाहिए प्रकाश चीरते हुए, तो इसलिए बल्ब वगैरह जो बनाए गए हैं आज भी दोपहिया वाला बल्ब, वो पीला प्रकाश देता है, क्योंकि कोहरा को एकदम चीरते हुए जाता है। गलियों के किनारे जो रोड पर लाइट लगी होती है वो पीले रंग की होती है, लेकिन आजकल की वोल्टेज कम होने के कारण, ताकि ज्यादा वो वोल्ट न ग्रहण करें, इसलिए वो क्या हो रहा है, सफेद रंग की लाइट लग रही है। लेकिन आज भी सभी वाहनों में पीली लाइट ही दिखाई देती है। बहुत बहुत ऐसे बल्ब हैं कि लोग शौकीनी बस लगवा लेते हैं, जहाँ उसमें सफेद लगा दिया गया है। ठीक है, तो ये है हमारे पास में वर्ण विक्षेपण की घटना। आज चलिए हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास में अगला क्या यहाँ से दर्शा रहा है, कि हमारे पास में अगला क्या हो सकता है। चलिए बच्चों, इसको हम लोग ध्यान से देख करके चलते हैं कि हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। इसको ध्यान से देख करके चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देख करके चलेंगे। ठीक है, अब बताइए, हमको कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा। 5 वाला ज्यादा दिक्कत नहीं है। इसमें कह रहा है कि एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होता है। हमको जरा आप लोग ये बताओ, यहां से अगर मैं लिख देता हूं आवेश, ठीक है, तो अगर मैंने आवेश लिख देता हूं तो आवेश बराबर कितना हो जाता है, यहां से n इंटू ई। ध्यान से देखो, कहीं आप पढ़े होगे ना, Q बराबर n इंटू ई, या तो I बराबर पढ़े होगे Q अपान टी। और जब Q बराबर यहां से निकालेंगे तो I इंटू कितना होगा, T। ये हमारे पास में फार्मूला निकला है। ये है हमारे पास में क्या बच्चों, आवेश। ये है हमारे पास में क्या होता है, धारा। और ये हमारे पास में क्या है, समय। तो बताओ, यहाँ से आवेश दिया है, धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर, और समय का मात्रा क्या होता है, सेकेंड। तो हमको आप लोग ये बता दो, एम्पियर सेकेंड आया कि नहीं,
एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होता है? आवेश का। आपका जो ऑप्शन दे करके रखा है, पहला विद्युत ऊर्जा होगा क्या? नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि यहाँ से विद्युत वाहक बल होगा का? EMF कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। ठीक है, जो दूसरा विद्युत वाहक बल को इंग्लिश में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो ये विद्युत वाहक बल है नहीं है ना। तीसरका कह रहा है कि क्या हो सकता है? कह रहे हैं कि सर तीसरका जो यहाँ से विकल्प नंबर आवेश आया, ये आवेश इसका आंसर हो सकता है। हमने कहा बहुत अच्छे बच्चा, वेरी गुड, मार दिए। अब चौथा यहाँ से हमको कह रहा है, क्योंकि चौथा कह रहा है कि किसका मात्रक है? धारा का। अरे पगले, धारा का मात्रक तो एम्पियर होता है, तो यहाँ से धारा का मात्रक एम्पियर नहीं होता है, ये एम्पियर सेकंड पूछ रहा है, और एम्पियर सेकंड किसका मात्रक आया है? आवेश का। तो ये मात्रक किसका है? आवेश का। थर्ड इज द राइट आंसर। तीसरा का आंसर जो हमारे पास में बच्चों वो सही एकदम जा रहा है। वेरी गुड बच्चों, ऐसे पढ़ते रहो, आपकी परीक्षाओं में चार चांद तो हम लगा देंगे। अभी फिजिक्स का पोर्शन चल रहा है, इसके बाद बच्चों हम लोग अब देखने वाले हैं कि हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। इसको बेहतरीन तरीके से हम लोग देख करके चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 6 क्या होगा। चलो एक हम मिटाते हैं पहले। अब ध्यान से अच्छे तरीके से देख के चलो कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। बाबू ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 6, अगर मैं 6 की बात करूंगा तो 6 में हमको ये कह रहा है, एक सेल से R1 तथा R2 दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यदि उनमें प्रवाहित धारा I1 और I2 है, तो बताइए प्रति सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में उनमें उत्पन्न ऊष्मा H1 तथा H2 है, तो ऊष्मा का अनुपात क्या होगा? बच्चों ये क्वेश्चन का आंसर ही आप लोग याद कर लेना, क्योंकि ये कईयों बार पूछा गया है क्वेश्चन। 6 वाला है क्वेश्चन, तो 6 नंबर को हम लोग यहाँ से सॉल्व दे करके चलते हैं कि 6वें क्वेश्चन का क्या होगा। कह रहा है कि दो प्रतिरोध है, एक बच्चों यहाँ से हम प्रतिरोध लगा देते हैं R1, और दूसर का प्रतिरोध हम लोग यहाँ से लगा देते हैं R2। अब बताओ, जब दूसर का प्रतिरोध हम लोगों ने यहाँ से लगा दिया, तो आप लोग हमको ये बताओ, सेल यहाँ से मैंने लगा दिया है। अब बताओ जब सेल लगाया तो ये प्रतिरोध R1 है, ये प्रतिरोध क्या है? R2 है। इसमें जो धारा जाएगी, इसमें जाने वाली धारा I1 होगी, इसमें जाने वाली धारा I2 होगी। लेकिन इसका वोल्ट और इसका वोल्ट, दोनों का वोल्ट हमारे पास में क्या होगा? एक समान वोल्ट हमारे पास में होगा हमेशा। अगर हम लोग कभी भी यहाँ से निकाल के चलेंगे, बच्चा पार्टी ध्यान से क्वेश्चन देख करके चलो, एक सेल से R1 व R2 दो प्रतिरोध, दो प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यदि उनमें से प्रवाहित धाराएं I1 व I2 हों, तो बताइए कि प्रत्येक सेकंड में हमारे पास में जो प्रवाहित होने वाली इसमें क्या है? धारा है। धारा प्रवाहित के दौरान जो निकलने वाली हमारे पास में क्या होती है? ऊष्मा होती है। इस ऊष्मा का हमारे पास में अनुपात क्या हो सकता है? तो इस ऊष्मा का अनुपात जो हमारे पास में दिया है, इसका अनुपात ही हमें यहाँ से ज्ञात करना है। समझना हमको ध्यान से आप लोग, फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ से बता करके चलते हैं। अच्छा, इसका प्रतिरोध और इसका प्रतिरोध जो कुछ भी हमारे पास में दिया है, वो प्रतिरोध बताओ इसका आपस में क्या होगा? बराबर होगा कि नहीं होगा? आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा होगा, V बराबर होता है I इंटू R होता है। इसका विभव इसका विभव जब बराबर होगा, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I1 इंटू R1 है, जितना इसका विभव होगा उतना ही विभव इसका होगा। I2 इंटू क्या होगा? R2। इन दोनों के बराबर हमने मान लिया कि दोनों में विभव क्या है? एक समान विभव है। और जब दोनों में विभव क्या होगा? समान होगा, तो इसको अगर हम निकालना चाहेंगे, I1 अपान मैं करूंगा I2, तो बराबर R2 अपान क्या होगा? R1 हो जाएगा। इस समीकरण को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं? लिख लेते हैं कि ये समीकरण हमारे पास में क्या बन करके जाने वाला है। ठीक है, अब बताओ, अगर हीट बराबर हम लोग यहाँ से क्वेश्चन लिख के चलेंगे कि हमारे पास में बताओ ऊष्मा बराबर क्या होगा, तो H बराबर I स्क्वायर आर टी होता है। क्या होता है? I स्क्वायर आर टी होता है।
अब बताओ जब आई स्क्वायर आर टी हमारे पास में दे देगा तो यहां से हमारे पास में क्या निकालेगा, हीट। पहले प्रतिरोध की जो ऊष्मा निकालेंगे तो I1 का स्क्वायर R1 होगा और यहां से क्या होगा T1 होगा। तो किंतु हमको कह रहा है कि T बराबर कितना सेकंड तक प्रवाहित होती है, 1 सेकंड तक। तो दोनों में T का मान क्या होगा, 1 सेकंड होगा। तो एक का अगर हम लोग निकालेंगे तो ये H1 बराबर कितना हो जाएगा, I1 का स्क्वायर इंटू R1 माना समीकरण 1 है। इसी प्रकार H2 बराबर निकालेंगे तो I2 का स्क्वायर R2 इंटू T2। ठीक, अब यहां से चूंकि रख देंगे T2 बराबर 1 सेकेंड, दोनों में 21 सेकंड तक तो धारा प्रवाहित होती है। तो H2 बराबर क्या हो जाएगा, I2 R2 माना समीकरण 2। 2 और 1 का भाग करने पर, जब 2 और 1 को हम लोग क्या करते हैं, भाग करेंगे, तो यहां से समीकरण 1/2। तो बताओ यहां से H1 अपान क्या होगा, H2 बराबर कितना निकलेगा, I1 स्क्वायर R1 बटे यहां से क्या होगा I2 स्क्वायर, यहां से क्या होगा R2। अब बताओ I के मान पर अगर हम लोग रख देते हैं क्या, I1 बराबर क्या रखना है R2, I2 बराबर क्या रखना है R1, I1 के बराबर क्या है R2, तो यहाँ रख दो R2। तो यहां से बताओ H1 अपान क्या होगा H2 बराबर यहां से क्या होगा R2 का स्क्वायर इंटू R1, इस पर R1 का स्क्वायर इंटू R2। R2 से R2 कैंसिल, R1 से R1 कैंसिल। तो बताओ यहां से बच्चों क्या बचा, H1 अपान H2 बराबर क्या आया है ऊपर, R2 अपान R1। देखो कहीं विकल्प में मिल रहा है क्या आप लोगों को, अगर कहीं पर विकल्प में मिल रहा है तो आंसर मार दो। अच्छा क्या दिया है, H1 अपान H2 बराबर R2 अपान R1। पहला ही ऑप्शन आप लोगों को गिर गया, ध्यान से देखो। तो इसका मतलब देखो H और R वाला संबंध का कौन सा विकल्प है, पहला विकल्प है। दूसर का विकल्प है H R के संबंध में, दूसरा तीसर का क्या है H और I के संबंध में विकल्प दिया गया है। तो ये तीसरा विकल्प इसका बच्चों नहीं हो सकता है, ठीक है। चलें, तो अब हमको ये देख के बताओ, तो हमारे पास में कह रहा है कि पहला आंसर ही हमारे पास में सही होगा, पहला आंसर सही होगा, बाकी के आंसर इसमें क्या है गलत हो रहे हैं। बच्चों इसके लिए पूरा चैप्टर पढ़ो मेरे से, ये वाला टॉपिक आपको नहीं समझ में आएगा, मैंने पहले ही वीडियो के लेक्चर में बता दिया ना कि कुछ क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे, हालांकि 1-2 बार प्रैक्टिस करो आ जाएंगी चीजें, ठीक है। अब इसको हम लोग देख के चलते हैं कि हमारे पास में अगला क्वेश्चन क्या है। अब तो हालांकि ये खत्म हो गया केमिस्ट्री का क्वेश्चन, अब हम लोग देख करके चलते हैं कि केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चन हमारे पास में दे रहे हैं। ध्यान से देखना बाबू, ठीक है। तो फिजिक्स के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। अब कह रहा है कि बाबू 8 नंबर का क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि मेथेन का संरचना सूत्र क्या होगा। इतना चिल्लर क्वेश्चन, ओ माय गॉड। क्या बोल रहा है, मेथेन का संरचना सूत्र क्या होगा, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। स्ट्रक्चर देखो आप लोगों को दे करके रखा है, यहाँ से सी दिया है, सी दिया है, ऊपर यहाँ से एच दिया है, एच दिया है, एच 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 एच, और इसका क्या दिया है, अरे 2 कार्बन है तो एथेन है। और यहाँ से देखो ध्यान से, दूसर का जो विकल्प दिया है सी दिया है, किनारे किनारे क्या दिया है एच दिया है, 1 कार्बन है तो बच्चों क्या है मेथेन है। और दूसर का विकल्प हमारे पास में क्या है सही है, बाकी और कुछ नहीं देखना है। तो मेथेन का संरचना सूत्र CH4 है, ये वाला दूसर का जो विकल्प आपको दिख रहा है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन धकाधक देख लेते हैं हम लोग कि 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। 9 नंबर ध्यान से देख के चलो। 9 नंबर में अगर हम लोग देख कर चलेंगे तो पहला विकल्प हमको क्या दे रहा है C2H4, कॉमा क्या दे रहा है CH4। दूसर का विकल्प दे रहा है CH4 कॉमा C2H6 दे रहा है। अगर तीसर का कह रहा है कि क्या दिया है हमारे पास में C2H6 कॉमा क्या दे रहा है यहाँ से CH3OH दिया है। अगर चौथा दिया है तो क्या होगा हमारे पास में C2H4 कॉमा C2H2 दिया है। समझो मेरी बात को, समजातीय श्रेणी निम्नलिखित में से कौन सी समजातीय श्रेणी है।
तो समजातीय श्रेणी का चयन, समजाति मतलब समान जाति वाले। एक होता है हमारे पास में एल्केन, समझना, एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन, और एक होता है हमारे पास में एल्काइन होता है। इसके भी 10 भाई, इसके भी 10 भाई, इसके भी 10 भाई। अगर कहीं भंडारा खाने जा रहे हैं, दुई भाई ये के, दुई भाई इसके, 4 लोग मिल करके जाए, क्या ये समजाति श्रेणी है क्या? नहीं है। केवल लड़के लड़के भंडारा खाने गए हैं तो क्या है? समजाति। केवल लड़कियां लड़कियां भंडारा खाने गए हैं तो क्या है? समजाति। भैंस भैंस मिलके भंडारा खाने गए हैं तो क्या है? समजातीय। लेकिन दुई भैंस दुई लड़की चली जाए तो क्या है? विषम जातीय। अगर एल्केन एल्केन वाला केहमल केहमा है। अच्छा ध्यान से देख के चलो, ये से तो हम लोग कहते हैं मेथेन, एन आ रहा है। C2H4, ए का हम लोग कहते हैं एथीन, नहीं है। ये एन ग्रुप है, ये एन ग्रुप है, पहला ऑप्शन नहीं होगा। ये है मेथेन, और ये है हमारे पास में एथेन। देखो ध्यान से, एन एन मिल गया, दूसरा का आंसर सही है। तीसरा का ध्यान से चलो, ए का बोलते हैं एथेन, ए का बोलते हैं मेथेनॉल। क्या बोला जा रहा है? मेथेनॉल। ये एल्कोहल ग्रुप है, ये एल्केन ग्रुप है, यह ऑप्शन नहीं होगा। ये हमारे पास में क्या है? C2H4 दिया है। ई हमारे पास में एथीन ग्रुप है, और ई हमारे पास में एल्कीन ग्रुप है, सॉरी एल्काइन ग्रुप है। ई हमारे पास में एल्कीन ग्रुप है। तो बताओ क्या समजाति है? विषम जाति है। केवल सेकंड वाला आंसर हमारे पास में क्या होगा? मैच कर रहा है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। तो सम जातीय श्रेणी आप में मैच कर रही है बच्चों, कि बताइए हमारे पास में समजातीय श्रेणी कौन सी है? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और देख के चलते हैं। इसमें कह रहा है कि बताइए 10 नंबर का क्वेश्चन। बच्चों 10 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से देखते हुए आप लोग चले चलें। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है कि नहीं, मैंने टाइम भी नहीं देखा कितने मिनट की वीडियो बन चुकी है। अच्छा 10 नंबर का क्वेश्चन जल्दी से आप लोग घसाक से देख करके चलो। 10 नंबर का सूत्र क्या है? लेड नाइट्रेट का सूत्र बताइए। तो चलो सूत्र बनाना पहले सीख लो, हमने वीडियो लेक्चर में पूरा बताया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 10 होगा। अगर कोई आपसे पूछे लेड और कोई आपसे पूछे नाइट्रेट, तो नाइट्रेट हमेशा तब बोलोगे जब NO क्या होगा? 3 होगा, तो नाइट्रेट बोलोगे। NO2 होगा तो ए का बोलोगे नाइट्राइट। लेड पे हमेशा कितना होता है? Pb पर +2 आयन, इस पर भी माइनस आयन। तो बताओ नाइट्राइट बोल रहा है कि लेड नाइट्रेट बोल रहा है? इसका इसका पेयर मांग रहा है। तो Pb+2, और यहां से क्या होगा? NO पर -3। अब बताओ जब इन सब को हम सूत्र बनाएंगे तो ये वाला 2 इसके नीचे फेंक दे देगा, तो PbNO3 का होल ट्वाइस। देखो कहीं पे विकल्प में दिख रहा है PbNO3 का होल ट्वाइस? कहें सर पहले ऑप्शन तो दिख रहा है। क्या सर मजाक कर रहे हैं? हाँ लेड है। क्या है बच्चों? लेड। ए का क्या बोलते हैं? सीसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीसा। ये कहाँ पर भरा होता है? सिंदूर में। कहाँ लगा होता है? महिलाएं जो मांग में सिंदूर लगाती है ना, वो में लेड भरा होगा। अगर लेड हमारे शरीर में चला जाए तो हमें सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। इतना खतरनाक होता है। मैं कई बार अपने वीडियो लेक्चर में कहा हूँ कि महिलाओं को मांग में सिंदूर नहीं भरना चाहिए, ये बहुत नुकसानदेह है। महिलाएं को बिंदी नहीं लगाना चाहिए, ये बहुत नुकसानदेह है। कभी कभी मम्मी लोगों को देखोगे पुराने टाइम की जो बिंदियां आया करती थी, यहाँ बीच में लगा दी थी तो ऐसे व्हाइट व्हाइट निशान बन जाया करता था। अब सोचो जो व्हाइट व्हाइट निशान बन जाया करता था, क्या खतरनाक नहीं है वो? बहुत हानिकारक केमिकल इसमें लगे होते हैं। और इसमें लेड लगा होता है, दिमाग यहीं पर है, यहीं पर सिंदूर रखा है, ये भी मांग बहुत ज़्यादा खराब करता है। तो सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है सिंदूर लगाने की वजह से। तो बुढ़े होते हैं तो कहते हैं कि बुढ़वा सठियाई गई है, अभी के दिमाग नहीं काम कर रहा है। ये सिंदूर की गलती है। ये पहले जो टूटी आयल आया करता था, पेट्रोल वगैरह के साथ में स्कूटर में डाला जाता था, उसमें भी डाला गया है। मैंने 12 वाली केमिस्ट्री में पढ़ा करके आपको रखा है, जा करके वहां पर देख करके आओ इसको, कि ये पेट्रोल में डाला जाता था, कितना ज़्यादा लेड नुकसान करता है। बैटरियां जो होती है, बैटरी में लेड डाला गया होगा। आपके यहाँ इन्वर्टर की जो बैटरी है,
उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत हानिकारक ये प्रभाव डालते हैं। लेड वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बहुत कम करो बाबू जितना हो सके। ठीक है, मैंने चैप्टर में पढ़ाया, ये हालांकि एक्सरसाइज हो रही है तो थोड़ा फास्ट कराना ही पड़ेगा। चलो अब इसको मिटाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 देख करके जल्दी से चलो। 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बचे हैं हमारे पास में। कह रहा है कि बताइए 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना है? 7 है। अब ध्यान से देख के चलो। एंटीमनी, एंटीमनी कह रहा है कि धातु है, अधातु है कि उपधातु है कि मिश्र धातु है। तो हम आपको कुछ बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 11 है, कुछ उपधातु बता रहा हूं, एका याद कर लो। एका है ब, सी, जी, ऐसे, सब, टीपो, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ये है हमारे पास में एंटीमनी। एंटीमनी को कहते हैं एसबी। एसबी बताओ क्या है? उपधातु है। तो जितनी टेबल मैंने आपको दिया, ये सभी के सभी हमारे पास में बच्चा क्या है? उपधातु है। बसी जी ऐसे मत टीपो, बसी जी ऐसे सब टीपो। एक ये मतलब ये सब का सब क्या है? उपधातु होता है। इतनी कौनो भी धातु आ जाए, सब की सब उपधातु है। टेल्यूरियम, पोलोनियम, आर्सेनिक, जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरान। अच्छा, बोरान चचा के बाद में एक दिक्कत परेशानी है। दिक्कत ये है कि बोरान को कहीं कहीं पर कहा जाता है कि अधातु है, अब बोरान को कहीं कहीं पर कहा जाता है कि क्या होगा? उपधातु है। लेकिन तुम्हारे यहाँ बखलोल मास्टरवा जो है, ओका तो समझ में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना? का नाम लें अब देखो 13 नंबर का क्वेश्चन देखो। ऐसे चीनी पानी को लेकर के बहुत ज्यादा मुद्दा उड़ा दिए। बताओ, दिमाग हो, सेंस हो, तब तो वहां पर जाकर के काम करें। चलो अब कह रहा है कि 13 नंबर का क्वेश्चन, समीकरण को पूरा कर दीजिए। हमने कहा चलिए हुजूर हम समीकरण को पूरा कर देते हैं। कहे सर पूरा करने का कितना पैसा लेंगे? हमने कहा वीडियो को देखते रहो बस, आप लोग चिंता ना करो। अच्छा ध्यान से देखो, CH3 COOH प्लस यहाँ से क्या होगा? C2H5OH होगा। मिला देंगे तो दोनों को यहाँ से बन जाएगा जल। जब यहाँ से दोनों को मिला के बना देगा जल, ये चल जाएगा भाई, इधर जुड़ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा CH3 और उसके बाद में क्या हो जाएगा? एक हम नीचे कर रहे हैं, प्लस CH3 COOC2H5 हो जाएगा। ये हमारे पास में उत्पाद बन गया। यहाँ से H2SO4 का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरा का ऑप्शन दिया है, तीसरा का ऑप्शन हमारे पास में क्या होगा? सही होगा। बच्चों बहुविकल्पी मैंने करवा दिया, मैं केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री सॉल्व करवाऊंगा। बाकी बायोलॉजी बच्चों, मैं बायोलॉजी से नहीं हूँ, मैं खुद ही मैथ से हूँ, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है। तो आप लोग बायोलॉजी की चिंता ना करें, उसको बाबू अपने से करने का प्रयास करें, विद्या वगैरह आपके पास में है। फिजिक्स केमिस्ट्री एकदम धाकड़ तरीके से आपको दिया जाएगा। पहला प्रैक्टिस सेट मैंने दिया है और इसके आगे भी निचोड़ दिया जाएगा। कल की क्लास तो और मजेदार होगी। तो मैंने बहुविकल्पी सॉल्व किया बच्चों, इसमें भी मैं बताते हुए चल रहा हूँ कि कहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर फैक्ट है, कहाँ पर चीजें और है नॉलेजेबल चीजें। चाहता तो विकल्प बता देता, 5 मिनट लगता मुझे, विकल्प खत्म कर देता, लेकिन मैंने कहा मेरे बच्चों को आना चाहिए। ठीक है ना? चीनी और पानी को लेकर के मुद्दा विवादित नहीं होना चाहिए। ठीक है, बेवकूफों की दुनिया में शांत रहना ही सबसे बड़ी भलाइयां होती हैं। ठीक है, तो चलिए ये हो गया है। कल की क्लास सब्जेक्टिव रहेगी, कल की क्लास को देखना न भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, महिलाओं का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, बड़ों का आदर करें, अपना व्यक्तित्व ऐसे बनाएं कि भारत के एक अच्छे नागरिक का निर्माण हो सके। चलते हैं डियर, जय भारत।